हेलो एवरीवन, ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे 7 मई के करंट अफेयर्स पे। सबसे पहले आज के जो हॉट टॉपिक हैं वो हमें डिस्कस करने हैं थॉमस कप पर, ऊबर कप पे हमें डिस्कशन करना है। इसके अलावा ये ब्लड मिनरल क्या होते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे और आपको यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास अपॉइंटमेंट्स देखने को मिलेंगी। वीडियो के एंड में आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ये जो करंट अफेयर्स हैं ये डेली होते हैं, वो भी सुबह 8 बजे 8 AM पर डेली करंट अफेयर्स होते हैं और आपके सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि SSC, रेलवे, NDA, डिफेंस एग्जाम्स, आपका स्टेट एग्जाम सभी के लिए यूजफुल है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर सकते हैं। डन। अब बात कर लेते हैं PDF के बारे में। तो डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल होती है एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, या सिंपली आप सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन CA, पूजा जैन CA 247, तो भी आप मेरे टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको वहाँ पर ऐसा लोगो दिख जाएगा, मतलब वही मेरा चैनल है, नहीं तो मेरी फ़ोटो दिख जाएगी। ठीक है, तो उसे आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। डन, इतनी चीज़ें। ओके, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट थिंग एक और मिनट दीजिए। एक्चुअली मैं क्या डिसाइड किया है मैंने और मैं क्या सोच रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम है ना जुलाई अगस्त में, तो आपको मेरी चिंता हो या ना हो पर मुझे आपकी चिंता होती है। ठीक है, तो आपके जो एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें हमें टॉप 100 MCQ एवरी मंथ के हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अप्रैल मंथ के टॉप 100 MCQ मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, मंथली करंट अफेयर्स वाली जो प्लेलिस्ट है ना उसमें। इसके अलावा कल मैंने नवंबर 2023 के टॉप 100 MCQ डिस्कस किए थे। आज मैं दिसंबर मंथ के डिस्कस कर दूंगी, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च। तो आपका इस तरीके से ये 6 मंथ रेडी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम मई और जून का डिस्कस करेंगे, तो लगभग 8 महीने का टॉप 100 क्वेश्चन, मतलब 800 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं ना 800 क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, वो भी टॉप 800। तो आपको आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली मदद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप इनको जरूर से देख लेना एंड PDF अगेन टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए बात करेंगे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डे जो हम 7 मई को सेलिब्रेट करते हैं। और 7 मई को ना बहुत एक फेमस पर्सनालिटी है, उनका बर्थडे भी होता है। मैं आपको हिंट दूं? ठीक है, आज एक ऐसे व्यक्ति का बर्थडे है जिन्हें हमारे देश में पहला नोबेल प्राइज भी दिया गया था, जिन्हें नाइटहुड का टाइटल भी दिया गया था, बट जलियांवाला बाग मैसकर होने के बाद उन्होंने नाइटहुड का टाइटल त्याग दिया था। गैस कर पाए? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही गैस किया है आप लोगों ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ओके, तो उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है वर्ल्ड अस्थमा डे, जो फर्स्ट ट्यूसडे होता है, पहला जो मंगलवार होता है आपके मई मंथ का, तब हम वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जिसकी थीम क्या है? अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स, ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। 7 मई को हम वर्ल्ड एथलेटिक्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं और पहली बार इस दिन को 15 मई को मनाया गया था, 15 मई 1996 को, लेकिन उसके बाद हर साल हम 7 मई को इसको सेलिब्रेट करते हैं। अभी मुझे थीम नहीं मिली, लेकिन हम वीकली करंट अफेयर्स में थीम यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, डोंट वरी। जैसा कि मैंने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती, अब देखिएगा कंफ्यूज मत होना। एक्चुअली रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो जन्म है वो 7 मई को हुआ था 1861 में। ठीक है, 1861 में कोलकाता में इनका जन्म होता है। और पेरेंट की बात करते हैं तो इनके फादर का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम था शारदा देवी। ठीक है, डन। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल में जो 25th डे होता है वैसाख का या वैसाख का, तो 25th डे में बंगाली मंथ के अकॉर्डिंगली इनका जन्मदिन मनाया जाता है। तो इस साल ये पड़ रहा है 8 मई को। तो मैक्सिमम आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा कि 8 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जयंती है अकॉर्डिंग टू द बंगाली कैलेंडर एंड बंगाली मंथ। और अदरवाइज अगर हम देखेंगे तो 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म होता है और इस साल इनकी 163rd नंबर की हम जयंती या फिर बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। शांति निकेतन के बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है हमारे देश में 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जो सबसे नई साइट है 2023 में जो जोड़ी गई है उनमें से एक क्या है? आपका शांति निकेतन है।
ठीक है, शांति निकेतन से संबंधित किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में स्थापना की थी। ठीक है, इसलिए इनको हम जानते हैं। नेक्स्ट है गीतांजलि। एक्चुअली इन्होंने कई सारे पोयम का कलेक्शन किया है, उनमें से एक है गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए ही इन्हें नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913 में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 2 कंट्री के नेशनल एंथम को लिखा है। पहला तो इंडिया है, इंडिया का जो जनगण मन नेशनल एंथम है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। सिमिलर बांग्लादेश का जो एंथम है आमार सोनार बांग्ला, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही लिखा गया है। इन्हें कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि गुरुदेव, कवि गुरु एंड विश्व कवि। इसके अलावा महात्मा गांधी जी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, और महात्मा गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था। ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को भी 2 बार संबोधित किया है, एड्रेस किया है, 1929 एंड 1937 में। 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड का टाइटल दिया गया था बाय द ब्रिटिश किंग जॉर्ज V, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उन्होंने इस नाइटहुड के टाइटल को वापस कर दिया था 1919 में। डन इतनी चीजें। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में कुछ खास और इंपॉर्टेंट बातें हैं, आने वाले एग्जाम में आपको पूछी जा सकती हैं, इनको याद रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। पहली पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है करीना कपूर खान। यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर को नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया है फॉर एवरी चाइल्ड। मतलब इनका जो कैंपेन हो रहा है फॉर एवरी चाइल्ड, हर एक व्यक्ति के एजुकेशन, हर एक बच्चे का न्यूट्रिशनल की वैल्यू का ध्यान रखना, ये सब यूनिसेफ का काम होता है। तो यूनिसेफ का जो मिशन है फॉर एवरी चाइल्ड, इसके लिए यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर खान को नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया है। अब बात कर रहे हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ मतलब है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। इसका काम क्या है? ये नेशनल एफर्ट करता है टू इंप्रूव द हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड जनरल वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस। बच्चों के लिए बेसिकली ये काम करते हैं। यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट कह सकते हैं मेंबर या परमानेंट पार्ट बना है यूनिसेफ कब? 1953 में। अब यहाँ पर यूनिसेफ को ना नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। आप देखेंगे 1965 में नोबेल पीस प्राइज भी यूनिसेफ को मिला है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क सिटी में है एंड 190 कंट्रीज आपको इसको मेंबर देखने को मिल जाएंगी। अब यूनिसेफ ने इंडिया में काम करना शुरू कब किया? तो यूनिसेफ ने इंडिया में 1949 में काम करना शुरू किया और करेंटली ये 16 स्टेट में ऑपरेट हो रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये तो हो गया यूनिसेफ के बारे में कुछ बातें। अब यहाँ पर ना एक और इनिशिएटिव लिया गया है पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द यूनिसेफ। क्या है वो? यूनिसेफ इंडिया ऑल्सो इंट्रोड्यूस इट फर्स्ट एवर यूथ एडवोकेट्स। यहाँ पे 4 यूथ को सिलेक्ट किया गया है जो कि अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे और जो बच्चे अफेक्टेड हैं उनके लिए जो क्रूशियल इश्यूज हैं उसके लिए कैंपेन्स को रन करने का काम ये 4 पर्सन करेंगे। कौन कौन है ये? तो सबसे पहले है गौरांशी शर्मा जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, एडवोकेटिंग फॉर द राइट टू प्ले। नेक्स्ट है कार्तिक वर्मा जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, चैंपियनिंग क्लाइमेट एक्शन एंड द चाइल्ड राइट एडवोकेसी के लिए जाने जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं नाहिद आफरीन, ये आसाम से हैं। इन्होंने बेसिकली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए और चाइल्डहुड डेवलपमेंट के डायरेक्शन में काम किया हुआ है। एंड विनीशा उमाशंकर फ्रॉम द तमिलनाडु, ये तमिलनाडु से हैं एंड बर्डिंग इनोवेटर एंड स्टेम की पायोनियर है। तो ये 4 आपके यूथ हैं जो कि यहाँ पे एक तरीके से कैंपेन को रन करने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने इन 4 लीडर को भी सिलेक्ट किया हुआ है। डन। चलिए अब बात करते हैं अगला एक शहर, अगला एक देश जिसका नाम है पनामा। सभी लोग जानते हैं पनामा, ये है पनामा। ये ऊपर का जो एरिया है नॉर्थ अमेरिका कहलाता है, ये साउथ अमेरिका कहलाता है और ये आपका मिडिल अमेरिका है। तो मिडिल अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका में आपको पनामा देखने को मिलेगा और पनामा पैसिफिक ओशियन और कैरेबियन सी के बीच में है। और पनामा वर्ल्ड फेमस है किसके लिए? पनामा कैनल के लिए। पनामा कैनल बेसिकली पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करती है और यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ट्रेड रूट देखने को मिल जाता है। डन। पनामा सिटी इसकी कैपिटल आपको मिल जाएगी एंड बालबोआ आपको पनामा की करेंसी देखने को मिल जाएगी। अभी हम पनामा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली पनामा में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए और पनामा के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं जोस राउल मुलेनो।
ये आप देखेंगे पनामा के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं और इनका टेन्योर 5 साल रहने वाला है, 5 ईयर के लिए अपॉइंट किए गए हैं। डन। नेक्स्ट पर्सन कौन है न्यूज में? अगले पर्सन है एयर मार्शल नागेश कपूर। एयर मार्शल नागेश कपूर, इन्हें एयरफोर्स ऑफिस में कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड में बनाया गया है। इंडियन एयरफोर्स में जो आपका यहाँ पर देखेंगे कई सारे आपको एयरफोर्स कमांड देखने को मिलते हैं जिनमें आपका ट्रेनिंग कमांड है। तो ट्रेनिंग कमांड आप देखेंगे ये बेंगलुरु में है। तो इसी ट्रेनिंग कमांड का कमांडर इन चीफ बनाया गया है किसे? एयर मार्शल नागेश कपूर को बनाया गया है। ठीक है, तो एयर मार्शल नागेश कपूर हैज टेकन चार्ज एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द ट्रेनिंग कमांड इन द इंडियन एयरफोर्स। अगर इंडियन एयरफोर्स के रिमेनिंग कमांड्स के बारे में बात करते तो सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। ये मैच द कॉलम में ऑलरेडी आपका रेलवे ने पूछा हुआ है, तो मैच द कॉलम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो प्रयागराज में सेंट्रल एयर कमांड है, नई दिल्ली में वेस्टर्न एयर कमांड है, शिलोंग में ईस्टर्न एयर कमांड है, वहीं गांधीनगर में साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है, तिरुवनंतपुरम में सदर्न एयर कमांड है और बेंगलुरु में ट्रेनिंग कमांड है, वहीं नागपुर में मेंटेनेंस कमांड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें। ओके, चलिए अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं। ईगा स्वितेक, सभी लोग जानते हैं वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर है। ईगा स्वितेक पोलैंड से बिलोंग करती है। और अगले पर्सन है एंड्रे रूबलेव। एंड्रे रूबलेव विन द मैड्रिड ओपन टेनिस सिंगल टाइटल। तो रिसेंटली स्पेन में मैड्रिड ओपन हुआ था, वहां पे विमेन सिंगल का टाइटल ईगा स्वितेक ने जीता है, वहीं मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? एंड्रे रूबलेव ने ये टाइटल बेसिकली यहाँ पर जीता है। ईगा स्वितेक का ये पहला मैड्रिड ओपन टाइटल है, वहीं इनका ये 2nd नंबर का मैड्रिड ओपन टाइटल आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर हुआ था? स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में हुआ था 22 अप्रैल से लेके 5 मई के बीच में। डन। चलिए अब बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का फॉर्मेशन 2017 में हुआ था, 2017 में, और उसके फाउंडर हैं समित घोष। अभी न्यूज में क्यों हुआ? क्योंकि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संजीव नौटियाल को नेक्स्ट MD एंड CEO बनाया है। कहाँ पर? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और इनका जो टेन्योर है वो 3 सालों के लिए रहेगा। ठीक है, इनका टेन्योर 3 सालों के लिए रहेगा। आंसर है संजीव नौटियाल आपको देखने को मिलेंगे न्यू CEO ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगली पर्सन जो है, आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम डेफिनेटली सुना होगा, JP नड्डा। सुना है ना, बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। तो JP नड्डा जी की वाइफ है मल्लिका नड्डा। ठीक है, तो मल्लिका नड्डा अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल। तो यहाँ पर जो स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल है उसकी हेड, उसकी चेयरमैन बनाई गई हैं मल्लिका नड्डा। ठीक है, इसके पहले क्या काम कर रही थी? तो इसके पहले आप देखेंगे ये ऑलरेडी चेयरमैन थी स्पेशल ओलंपिक भारत की सिंस 2021। अब यहाँ पर इस पूरी बॉडी का जो स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल है, इसकी चेयरमैन इनको 3 सालों के लिए बनाया गया है, मतलब 2024 से लेकर 2027 तक के लिए। इनको कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे कि राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार अवार्ड 2010 में ये अवार्ड इनको मिला था, क्योंकि इन्होंने कई सारे वर्क किए थे चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट अगले पर्सन जो है उनका नाम है डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य। डॉक्टर शुभ्रांशु शेखर आचार्य, इन्हें CMD बनाया गया है NSIC। व्हाट इज द NSIC? नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। इसका CMD बेसिकली इन्हें बनाया गया है। पहले क्या करते थे? तो ये फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर रहे हैं सिडबी के, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं, और फिलहाल इन्हें CMD बनाया गया है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन का। ये जो कंपनी है ये MSME सेक्टर के अंदर काम करती है, मतलब आप कह सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंदर काम करती है, और ये आपके मिनी रत्न कैटेगरी 2 नंबर की कंपनी है। बेसिकली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके जो अभी रिसेंटली हेड है वो कौन है? S रमन्ना है। लेकिन अगला जो नाम रिकमेंड किया है वो मनोज मित्तल का नाम रिकमेंड किया है। मनोज मित्तल जो है वो अगले सिडबी के हेड हो सकते हैं, FSIB ने नाम रिकमेंड किया है। अब ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है? तो मान लेते हैं कुछ थोड़ी देर के लिए एक कंपनी है,
जिसके पास एक पूल है जिसमें काफ़ी सारी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, अलग अलग जगहों से पैसे आ रहे हैं, और ये कंपनी क्या करती, अलग अलग स्टार्टअप में इक्विटी परचेज करना या शेयर परचेज करने का काम करती है। तो वेंचर कैपिटल फंड एक पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड होता है और इसे मैनेज किया जाता है और देखा जाता है कि हम कहाँ पर प्राइवेट इक्विटी स्टैक या फिर स्मॉल बिजनेसेस या स्टार्टअप्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हम फायदा करा सकते हैं। तो इन्वेस्टर इनको पैसा देगा, ये यहाँ अलग अलग इन्वेस्ट करेंगे। तो एक तरीके से पूल आपको देखने को मिलेगा, इसे हम वेंचर कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं इन सिंपल वर्ड्स। डन। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में बात करनी थी हमें। ये है ध्रुव धनराज। ध्रुव धनराज जो कि सीईओ मतलब भारत पे के फॉर्मर सीओओ रह चुके हैं। भारत पे अभी काफ़ी न्यूज़ में है, 2018 में भारत पे का फॉर्मेशन हुआ था एंड भारत पे के ही आप देखेंगे वन ऑफ द को फाउंडर है जिनका नाम है अश्नीर ग्रोवर, और उन्होंने रिसेंटली जीरो पे लॉन्च किया है। एंड जीरो पे क्या करेगा, जीरो पे आपको इंस्टेंट मेडिकल के लिए लोन प्रोवाइड करेगा, मेडिकल फैसिलिटी के लिए लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, रिसेंटली मैंने आपको भारत पे के बारे में बताया था कि भारत पे के जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो नलिन नेगी अपॉइंट हुए हैं। अब फिर से भारत पे न्यूज में है, फॉर्मर भारत पे सीईओ ध्रुव धनराज बहल, इन्होंने रिसेंटली पहला आपका वेंचर कैपिटल फंड जिसका नाम है एथर्नल कैपिटल को लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका कॉर्पस क्या होता है, कॉर्पस बेसिकली टोटल मनी है जो पर्टिकुलर इस इन्वेस्टमेंट मतलब इस कंपनी में इन्वेस्ट की जाएगी, वो है 120 करोड़ रुपए की। तो आपको याद रखना है कि एथर्नल कैपिटल किसने स्टार्ट किया है, ये आपका एक वेंचर कैपिटल फंड है और ये ध्रुव धनराज ने स्टार्ट किया है। ठीक है, डन। अब दो और पर्सन है जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले पर्सन है जिनका नाम है लैंडो नॉरिस। ये है लैंडो नॉरिस जो कि ब्रिटिश एंड बेल्जियन के एक रेसिंग ड्राइवर है और रिसेंटली इन्होंने अपना पहला F1 इलेक्ट्रीफाई मियामी ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल जीता है। तो इलेक्ट्रीफाई मियामी ग्रैंड प्रिक्स का टाइटल किसने जीता है, तो लैंडो नॉरिस ने जीता है जो कि ब्रिटिश एंड बेल्जियन ड्राइवर है। अगले जो पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोगों ने कंपनी का नाम सुना होगा, अमेरिका की कंपनी है विच इज बोइंग। तो बोइंग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं काफी लंबे समय तक, 1986 से लेकर 1996 तक, मतलब 10 सालों तक ये बोइंग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। नाम है फ्रैंक शॉन्ड्स। रिसेंटली ही पास्ड अवे। डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। हम ला लीगा चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे, हम मोहन बागान के बारे में बात करेंगे, थॉमस कप और ऊबर कप के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्पोर्ट्स सेगमेंट। तो आइए बात करते हैं थॉमस कप एंड ऊबर कप। ये तो स्टैटिक का क्वेश्चन भी है, आपको पता है कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। आपके कप्स और ट्रॉफी से क्वेश्चन आते हैं, अगर आप चाहो तो देख सकते हो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। तो थॉमस कप और ऊबर कप का रिलेशन किससे है, आपका बैडमिंटन से है। थॉमस कप मेंस कैटेगरी से है, ऊबर कप फीमेल कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो थॉमस एंड ऊबर कप 2024 चाइना सिक्योर बोथ मेंस एंड वीमेंस क्राउन। तो यहाँ पर 2012 के बाद पहली बार चाइना ने मेंस कैटेगरी और वीमेंस कैटेगरी दोनों में थॉमस कप और ऊबर कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है। क्लियर है इतनी चीजें। फाइनल कहाँ हुआ था, तो चाइनीज सिटी है जिसका नाम है चेंगदू, एक चाइनीज सिटी है जिसका नाम है चेंगदू, वहां पर थॉमस कप एंड ऊबर कप का फाइनल खेला गया था। ठीक है, थॉमस एंड ऊबर कप एवरी 2 ईयर 2 सालों के इंटरवल के बाद खेले जाते हैं और इन्हें ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो वर्ल्ड बैडमिंटन गवर्निंग बॉडी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसको हम BWF के नाम से जानते हैं। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस कप एंड ऊबर कप को ऑर्गेनाइज करती है। इस साल कहाँ हुआ था, तो चाइना की एक सिटी में हुआ था, चेंगदू में। अब बात करते हैं थॉमस कप। तो थॉमस कप का जो फाइनल हुआ था वो चाइना और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था और चाइना ने डिफीट कर दिया इंडोनेशिया को और चाइना ने यहाँ पर मेंस कैटेगरी में जो थॉमस कप है वो जीत लिया। टोटल 16 टीम ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो इंडिया की टीम ने भी थॉमस कप में पार्टिसिपेट किया था। इंडिया की टीम के बारे में एक और आप इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं कि थॉमस कप जब बैंकॉक थाईलैंड में 2022 में हुआ था, तो 2022 का थॉमस कप इंडिया ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट है ऊबर कप। तो चाइनीज वीमेन टीम ने इंडोनेशिया की टीम को हराया है और यहाँ पे ऊबर कप का टाइटल अपने नाम कर लिया है 16th टाइम। ठीक है, थॉमस कप 11वीं बार जीता है और ऊबर कप 16वीं बार जीता है चाइना की टीम ने, 11th टाइम एंड 16th टाइम।
अगर हम थॉमस कप के बारे में बात करें तो इसे हम वर्ल्ड मेंस बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के नाम से जानते हैं और उसके फाउंडर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन सर जॉर्ज थॉमस के नाम पर ही थॉमस कप का नाम आया है। पहली बार थॉमस कप 1948-49 में खेला गया था। पहला जो मैच था उसमें मलेशिया जीता था और डेनमार्क को डिफीट किया था। सबसे सक्सेसफुल टीम थॉमस कप में आपको देखने को मिलेगी इंडोनेशिया की टीम। नेक्स्ट है ऊबर कप, इसे वीमेन बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड के ग्रेट बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं जिनका नाम है बेटी ऊबर और उनके नाम पर ही ऊबर कप शुरू हुआ। 1984 से आप देखेंगे कि थॉमस कप और ऊबर कप दोनों साथ में खेले जाने लगे सेम वेन्यू पे और हर 2 साल में। पहली बार ऊबर कप 1956-57 में खेला गया था जिसमें यूएसए की टीम जीती थी और चाइना सबसे सक्सेसफुल टीम आपको मिलेगी, 16 बार ऊबर कप को जीता है। तो यहाँ याद रखना है कि ऊबर कप 1956-57 में शुरू हुआ था, वही थॉमस कप 1948-49 में स्टार्ट हुआ था और दोनों कप बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, स्टेटमेंट वाइज आ जाए तो आप यहाँ पे बना सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इंडियन सुपर लीग के बारे में। अभी फाइनल खेला गया था इंडियन सुपर लीग का। कहां पर खेला गया था फाइनल? विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांग स्टेडियम इन कोलकाता वेस्ट बंगाल में खेला गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो फाइनल मैच था वो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब के और मोहन बागान के बीच में हुआ था। ठीक है, तो मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब डिफीटेड मोहन बागान। तो मोहन बागान को टीम को बेसिकली मुंबई की टीम ने डिफीट किया है और इंडियन सुपर लीग का टाइटल अपने नाम किया है और ये 23-24 की लीग आपको देखने को मिलेगी। मुंबई सिटी का ये 2nd नंबर का टाइटल आपको देखने को मिलेगा। जो विनिंग टीम है मतलब मुंबई सिटी, इसको आप 6 करोड़ रुपए देंगे। वही मोहन बागान की जो सुपर जायंट टीम है इसको 3 करोड़ रुपए का प्राइज मनी यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट है 36 ला लीगा टाइटल फॉर रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब। तो रिसेंटली ये जो रियल मैड्रिड है ये आपका स्पेन का एक फुटबॉल क्लब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ला लीगा इवेंट होता है ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल आप देखेंगे। जो वर्ल्ड के बहुत फेमस फुटबॉल क्लब्स हैं उनके बीच में ला लीगा चैंपियनशिप होती है। ला लीगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशनल क्लब बेस्ड फुटबॉल टूर्नामेंट है इन द वर्ल्ड, जिसमें लगभग 20 टीम पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, और इस टूर्नामेंट को मतलब ला लीगा जो टाइटल है वो किसने जीत लिया है? रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है और ये 23-24 नंबर का सीजन था और 36 नंबर का ला लीगा टाइटल रियल मैड्रिड के पास आया है। तो रियल मैड्रिड इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम हैविंग वॉन इट 36 टाइम एंड बार्सिलोना जो टीम है वो 2nd मोस्ट सक्सेसफुल टीम आपको देखने को मिलेगी जिन्होंने ला लीगा टाइटल को 27 टाइम जीता है। हमें रियल मैड्रिड का नाम याद रखना है जिन्होंने 2023-24 का ला लीगा टाइटल अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बिकम्स इंडियाज फर्स्ट टू स्टार्ट हार्वर्ड प्रोग्राम। आप लोगों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो बिजनेस प्रोग्राम है मतलब जो MBA प्रोग्राम है वो अब ऑफर कहाँ पे किया जाएगा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया जाएगा। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी हैं, जो उनके कोर्सेज हैं, प्रोग्राम हैं, नोट्स हैं, एजुकेशनल मटेरियल है, वो सारी चीज़ें चंडीगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं जो MBA कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनको बेसिकली प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट अ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कोलैबोरेटेड बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम बाय साइनिंग MOU फॉर ऑनलाइन मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब MBA प्रोग्राम। Harvard University faculty will also provide their course material and other educational material during the semester to the Chandigarh University student. Done? Next है फर्स्ट इंडिया मेड चिप। देखिएगा इंडिया ने अपनी खुद की चिप बना ली जिसका नाम है माइक्रोन। ठीक है, और 2025 में इसका पहला बैच आएगा। तो माइक्रोन इंडिया सनद यूनिट कहाँ पे? गुजरात में है। गियर अप टू अनवील इट्स फर्स्ट बैच ऑफ डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सेमीकंडक्टर चिप इन 2025। और हमारा टारगेट है डोमेस्टिक डिमांड को तो फुल करना ही है, इसके अलावा हमें ग्लोबल एक्सपोर्ट भी करना है इन चिप्स का। चिप का इस्तेमाल स्मार्टफोन में किया जाता है, आपके जो ऑटोमोटिव सेगमेंट्स होते हैं, ऑटोमोबाइल होते हैं, उनमें आपका चिप का इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है। क्लियर? 2023 में माइक्रोन ने अनाउंस किया था कि हम अपना सेमीकंडक्टर चिप असेंबली एंड टेस्टिंग यूनिट को ओपन कर रहे हैं। कहाँ पे? सनद सिटी इन गुजरात में। नेक्स्ट है REC।
REC Limited gets RBI approval to set up subsidiary in the GIFT City। तो REC Limited जो कि एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर काम करती है, इसके अलावा एक NBFC भी है। इन्हें रिसेंटली RBI ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है और REC Limited अपनी सब्सिडरी का मतलब होता है अपनी सहायक कंपनी ओपन कर रही है। कहाँ पर? गिफ्ट सिटी गुजरात में। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में ओपन करेगी। इससे क्या होगा, ये जो सब्सिडरी ओपन की जाएगी ये कई सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज करेगी। कैसा? इन्वेस्टमेंट करेगी, इसके अलावा लेंडिंग देने का काम करेगी, अलग अलग जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट होते हैं उनमें फाइनेंसिंग करने का काम करेगी। ये सारी बातें हमें CMD REC लिमिटेड के जो CMD हैं श्री विवेक कुमार देवगना उनके द्वारा बताया गया है। ठीक, चलिए अभी बात करते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ये बॉम्बर है। क्या है ये? बॉम्बर है, बॉम्ब गिराने का काम करेगा। मेड इन इंडिया है, रिसेंटली तैयार किया गया है। तो इंडिजीनियसली बॉम्बर अनमेन्ड एयरक्राफ्ट डेवलप बाय द बेंगलुरु फर्म। तो बेंगलुरु बेस्ड एक आपको फर्म देखने को मिलेगी जो कि एक डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी फर्म है जिसका नाम क्या है? फ्लाइंग वेज। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली एक बॉम्बर बनाया है जिसका नाम है FWD-200B बॉम्बर और इसको रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है, अनवील किया गया है। ठीक है, अभी जो फ्लाइंग वेज कंपनी है इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है सुहास तेजस कांडा। इन्होंने बेसिकली हाईलाइट किया है कि ये पहली चीज तो एक इंडिजीनियसली प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया है। दूसरी बात बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। एक यहाँ पे बॉम्बर की कॉस्ट 25 करोड़ रुपए है जो कि USA से मंगाए गए बॉम्बर से कहीं कम है। ठीक है, इसकी अगर कैपेसिटी देखते हैं तो 100 kg की आपको कैपेसिटी देखने को मिलेगी। इसका जो एंडोरेंस है, मतलब कितनी देर तक ये हवा में रह सकता है, फ्लाई कर सकता है, वो 12 से 20 घंटे आपको देखने को मिलेगा। स्पीड कितनी है? 370 km/h की आपको स्पीड देखने को मिलेगी। अब कंपनी यहाँ प्लान कर रही है कि इनको बहुत जल्दी एक सर्टिफिकेट मिल जाए। सर्टिफिकेट किसका? सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस एंड सर्टिफिकेशन। जब ये सर्टिफिकेशन इसको मिल जाएगा तो ये अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकेगा और इंडियन फोर्सेज में इंडक्ट भी किया जा सकेगा। तो इसको अब वेट कर रहा है सर्टिफिकेट का, और सर्टिफिकेट अगर इसको मिल गया तो ये बॉम्बर हमारी फोर्सेज में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देश है विच इज घाना। घाना अगेन आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट जाना पड़ेगा। कल हम एक और अफ्रीका कंट्री गए थे, नमीबिया गए थे, राइट। आज हम कहाँ पहुंचे हैं? घाना पहुंचे। घाना देखेंगे आप अटलांटिक ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर करता है और घाना की जो कैपिटल है वो अक्रा है। यहाँ अक्रा में बेसिकली 4th नंबर का इंडिया और घाना का ज्वाइंट ट्रेड कमेटी की मीटिंग चल रही है। ठीक है, और इस मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए। कैसे फैसले लिए गए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? फ्री ट्रेड सेटलमेंट करेंगे और डिजिटल टेक्नोलॉजी के डायरेक्शन में हम काम करेंगे। ऐसे कुछ फैसले यहाँ पर लिए गए। तो इंडिया एंड घाना आर जॉइंटली forced to integrate their payment system enabling instant fund transfer। तो यहाँ पे आने वाले 6 महीने में इंडिया का जो UPI प्लेटफॉर्म है वो ऑपरेशन में आ जाएगा घाना के GHIPSSS प्लेटफॉर्म। मतलब घाना इंटर बैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के साथ यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगा। मतलब हम अपनी करेंसी में अब ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है आने वाले 6 महीने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द एप्पल एंड अफ्रीका। अगेन अफ्रीका हमें जाना पड़ेगा। अफ्रीका में एक और देश है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ठीक है, इसने कुछ चार्जेस लगाए हैं एप्पल पे। क्या चार्जेस लगाए हैं? चार्जेस ये लगाए हैं कि एप्पल लगातार ब्लड मिनरल या जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको ईस्टर्न रीजन से, अफ्रीका के मतलब आपके जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ईस्टर्न रीजन से एक्सट्रैक्ट कर रहा है और उसको इस्तेमाल कर रहा है। इलीगल तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है मिनरल्स का। ऐसे एलिगेशन, ऐसे चार्जेस बेसिकली एप्पल पे लगे हैं बाय द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। आइए पूरी कहानी को हम समझते हैं, ये मिनरल का कॉन्फ्लिक्ट क्या है। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हैज एक्यूज्ड एप्पल ऑफ यूजिंग कॉन्फ्लिक्ट मिनरल्स। यहां पर इन्होंने एक्यूज किया है कि जो हमारा सदर्न एरिया है वहां से हमारी जो नेबरिंग कंट्री है रवांडा, वहां से क्या कर रहे हैं ये लोग? लगातार मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसको सप्लाई चेन में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और ये जो फंड, मतलब आप जो मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और उसका जो फंड आ रहा है उसका इस्तेमाल वॉर में हो रहा है, तो ये गलत बात है। ठीक है, these mineral are then integrated into the Apple global technology supply chain
कॉन्फ्लिक्ट मिनरल ऑल्सो नोन एज द ब्लड मिनरल, कॉन्फ्लिक्ट मिनरल को हम ब्लड मिनरल के नाम से जानते हैं, आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रीजन अफेक्टेड बाय द आर्म कॉन्फ्लिक्ट और द ह्यूमन राइट्स अब्यूज। मतलब ऐसे एरिया के मिनरल्स जहां पर ऑलरेडी ऑनगोइंग वॉर चल रही है या सिविल वॉर है या कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यहाँ या वहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो ऐसी जगहों से आप अगर मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और उस मिनरल को आप खरीद रहे हो और खरीदे हुए जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल अगेन वॉर में हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, ब्लड मिनरल या कॉन्फ्लिक्ट मिनरल इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें। अब इस मिनरल का इस्तेमाल कहां हो रहा है, इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल्स में हो रहा है। इन्हें हम 3T मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम? 3T मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं, जिसमें आपको टिन, टेंटलम, टंगस्टन एंड गोल्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली इनके ओर्स को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें टिन, तो टिन का आपको ओर देखने को मिलेगा जिसका नाम क्या है, कैसीटायरेट। फिर टेंटलम का ओर क्या मिलेगा आपको, टेंटलाइट। इसके अलावा अगर आप टंगस्टन का ओर देखेंगे तो आपको वोल्फ्रामाइट देखने को मिलेगा, और इन ओर की मदद से इन मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। डन। तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि ब्लड मिनरल कंट्रोवर्सी सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू द, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से एसोसिएटेड है और एप्पल कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जिनके आंसर आप करने की कोशिश कीजिएगा। एंड वीडियो अगर पसंद आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करेंगे। एंड पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डन। चलिए नेक्स्ट है, which organization satellite data-based analysis on expansion of glacier lake in the catchment of Indian Himalaya river basin। पूछा जा रहा है कि वो कौन सा कंपनी है जिसके सैटेलाइट ने एक सर्वे किया, एक असेसमेंट किया कि हमारा जो ग्लेशियर लेक है उनका कैचमेंट एरिया, उनका जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। किसने बताया? ये इसरो ही बता सकता है, उसी के पास सैटेलाइट है ना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, एजिंग वेल इन एशिया एशियन डेवलपमेंट पॉलिसी रिपोर्ट रिसेंटली किसने रिलीज की है? मैंने आपको कल ही इस रिपोर्ट के बारे में बताया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक की आपको ये रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, Which state education department recently released the guidelines for the elimination of corporal punishment? तो यहाँ पे जो फिजिकल पनिशमेंट, मारा पीटी वाली पनिशमेंट होती है, उसको यहाँ पर बेसिकली बंद करने की बात की और गाइडलाइंस इशू की है। किसने? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ने यहाँ पर जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल के जो प्रेसिडेंट है उनको अपॉइंट किया है फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर, 4 सालों के लिए। कौन है जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है संजय कुमार मिश्रा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब कल मैंने आप लोगों को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में कुछ बातें बताई थी, आई होप आपको याद होंगी, और याद नहीं है तो याद करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है। उसके रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कितने स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, पहला है द इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इंडिया एट 159th अमंग 180 कंट्रीज इन द इंडेक्स, डेनमार्क टॉप द इंडेक्स एंड सीरिया इज एट द बॉटम ऑफ द इंडेक्स। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि हाँ भाई, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर पर पब्लिश करता है। भारत की रैंकिंग इंप्रूव हुई है, लास्ट ईयर 161 थी और इस साल आप देखेंगे 159 है आउट ऑफ 180 कंट्री। डेनमार्क ने नहीं, नॉर्वे ने टॉप किया है, एंड सीरिया बॉटम पे नहीं है, इरिट्रिया बॉटम पे है। मतलब 3rd and 4th स्टेटमेंट गलत है और 2 स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंपनी हैज सिक्योर्ड $400 million फाइनेंस फ्रॉम द consortium of 5 international bank for its under construction solar project of 750 megawatt in Gujarat in राजस्थान। वो कौन सी कंपनी है जिसने $400 million का फाइनेंस लिया है 5 अलग अलग इंटरनेशनल बैंक से, जिससे 750 मेगावाट के जो इनके प्लांट कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं गुजरात और राजस्थान में, उसका काम रुके ना, कंटिन्यूअसली काम चलता रहे। तो आंसर हो जाएगा अडानी ग्रीन एनर्जी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने रिसेंटली $400 million का लोन लिया है अलग अलग 5 इंटरनेशनल बैंक से, जिससे वो सोलर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर सके गुजरात एंड राजस्थान में। राजस्थान में 500 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्रोजेक्ट चल रहा है। वहीं अगर हम बात करते हैं 250 मेगावाट का प्रोजेक्ट कहां पे चल रहा है, आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में। डन। नेक्स्ट, अब एक कैंपेन है, नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट।
नो झंझट, लाइफ इंश्योरेंस फटाफट, ये कैंपेन किसका है, किस इंश्योरेंस कंपनी ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है? सो आंसर इज HDFC लाइफ इंश्योरेंस का ये प्रोजेक्ट है और इनका भी टारगेट है कि 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल हो, हर एक व्यक्ति के पास इंश्योरेंस फैसिलिटी हो। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिएगा कुछ और बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर की जो न्यूज है वो हमारे पास है, जो न्यूज में फिलहाल देखी गई थी, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। पहली न्यूज थी कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2 अलग क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं। एक क्रेडिट कार्ड का नाम है AU स्पॉन्ड रुपए क्रेडिट कार्ड विच इज इंटीग्रेटेड विद NPCI, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है उसका नाम है नो मिसिंग आउट। नोमो का मतलब क्या है? नो मिसिंग आउट विच इज पावर्ड बाय वीजा। तो 2 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं किसने? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। फिर नबार्ड ने अपनी क्लाइमेट स्ट्रेटजी बताई है 2030 तक हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। किस तरीके से हम 2030 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट्स कर सकते हैं, किस तरीके से हम आगे वाली प्लानिंग में अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा SBI कार्ड ने भी हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए एक ट्रैवल सेंट्रिक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है माइल्स। तो माइल्स क्रेडिट कार्ड किसका है? तो आंसर हो जाएगा SBI का, आपको क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है रेजर पे और रेजर पे ने रिसेंटली अपना एक खुद का UPI इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है जिसका नाम है UPI स्विच विद द एयरटेल पेमेंट बैंक। एंड भारत पे ने लॉन्च किया था भारत पे 1, जो कि हमने डिस्कस किया था। ये ऑल इन वन डिवाइस सर्विस है, ऑल इन वन डिवाइस सर्विस, जिसमें आपको सारी फैसिलिटी एक ही डिवाइस में देखने को मिल जाती है। डन। नेक्स्ट, Reserve Bank of India has approved reappointment of Atanu Chakravarti as a part-time chairman of which bank for the period of 3 years। तो अतानु चक्रवर्ती को अगेन 3 साल के लिए HDFC बैंक का यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो न्यूज में थी, जैसे कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के MD एंड CEO बनाए गए हैं हितेश सेठिया। वहीं एक्सिस बैंक ने अपना CEO अपॉइंट किया है किसे? अमिताभ चौधरी को फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 सालों के लिए है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्सिस बैंक के कौन बन गए हैं? तो मीना गणेश बन गए हैं, मीना गणेश। डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI T रविशंकर का टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एंड चेयरमैन ऑफ HDFC इंश्योरेंस बोर्ड कौन बन गए हैं? KK मिस्त्री बन गए हैं। ये सारी बातें हमने पहले भी डिस्कस की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो कि रिसेंटली न्यूज में देखी गई। डन इतनी चीजें, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज #Play True कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द क्लीन स्पोर्ट। मतलब हमारे जो स्पोर्ट्स होते हैं वो क्लीन होना चाहिए, कोई भी ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि इलीगल सब्सटेंस है जिससे आपको एडिशनल कोई प्रॉफिट होता हो स्पोर्ट्स में। तो ऐसा क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाती है। तो ये कैंपेन कौन रन करेगा? नाडा का मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इनका ही कैंपेन है #Play True कैंपेन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, NPCI साइन एन एग्रीमेंट विद विच अफ्रीकन कंट्री फॉर UPI लाइक इंस्टेंट पेमेंट सर्विस। तो NPCI ने कहा है बैंक ऑफ नमीबिया के साथ मिलकर कि UPI की तरह हम इंस्टेंट पेमेंट सर्विस को डेवलप करेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ये न्यूज मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है वो कौन सा स्टेट है जिसने नक्षत्र सभा को लॉन्च किया है, और ये पहला स्टेट है ऐसा करने वाला। नेक्स्ट है, हरजिला जो रिसेंटली न्यूज में था, ये कहां पर पाया जाता है और ये क्या है? मतलब ये कौन सी स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएगी? तो जो भी सही आंसर आपको दोनों क्वेश्चंस के लगते हैं वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं एंड रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। ओके, सो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लिंक को शेयर जरूर करेंगे और लाइक बटन पे क्लिक करना तो बनता ही बनता है। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।